एसक्यूएल बाकायदा से एक स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेजर और इम्पॉर्टेंट काम है वो डेटाबेस को एक्सेस करना और उसको मैनिपुलेट करना ही है। ये बाकायदा से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दी गई है जो डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है विद माइनर चेंजेस। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं काफ़ी सारे एसक्यूएल सपोर्टेड डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर या डेटाबेस प्रोग्राम्स के अंदर। ये बेसिकली लैंग्वेज है जो कि स्टैंडर्ड बना दी गई है। तो अब ज़रा चल कर देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं वो कौन कौन से हैं। एसक्यूएल बाकायदा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और टेबल्स को बनाने के लिए। इसके अलावा आप वो तमाम के तमाम क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यूरीज इसके अंदर सेव भी की जा सकती हैं जो आप तमाम डेटाबेस के ऊपर चलाना चाहते हैं। इन क्यूरीज में हमारे पास डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स यानी कि फंक्शंस भी बना सकते हैं, जिसे आप नॉर्मल अल्फाज में फंक्शन भी कह सकते हैं जो डेटाबेस के ऊपर चलाने के लिए आप बाकायदा से बनाकर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट व्यूज़ भी बना सकते हैं और आप परमिशंस भी सेट कर सकते हैं इन तमाम टेबल, प्रोसीजर्स और व्यूज़ के ऊपर भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जो एसक्यूएल बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। इसमें से हम क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ चलेंगे और हम वो तमाम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए हम एसक्यूएल को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, ज़रा हम एसक्यूएल की सेलेक्ट क्यूरी यानी कि रिट्रीव क्यूरी के ऊपर हम काम करते हैं कि डेटाबेस में से हम डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं। अच्छा, इस एमएस एक्सेस के कोर्स में हम सबसे पहले हम एसक्यूएल की सेलेक्ट क्यूरी के ऊपर हम काम करेंगे क्योंकि हमने एमएस एक्सेस के डेटाबेस को इस्तेमाल किया है। तो एमएस एक्सेस की एक फ़ाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें एक डेटाबेस हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। अगर आपको डेटाबेस बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसके अंदर हमने एमएस एक्सेस के अंदर एक टेबल को डिज़ाइन मोड में हमने एक टेबल को बना कर देखा है। तो टेबल हमारे पास पहले से क्रिएट होगा, उसके अंदर डेटा हमारे पास पहले से मौजूद होगा। तो हम सबसे पहले हम सेलेक्ट की क्यूरीज़ को परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है और इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके बाद हम बाकी क्रिएट और दूसरी इंसर्ट की क्यूरीज़ की तरफ चलेंगे। इस वक्त आप लोगों के सामने एक एमएस एक्सेस ओपन है और एमएस एक्सेस के अंदर मैंने कुछ रैंडम डेटा डाला हुआ है पहले से ही। अगर आपको ये डेटा इंसर्ट करना नहीं आता एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के अंदर तो आपको आई कार्ड में ऊपर वीडियो नज़र आ जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आपको सिंपल डेटाबेस को क्रिएट करना उसके ज़रिए आ जाएगा। अब हम आते हैं क्रिएट की टाइप के ऊपर। यहाँ पर हमने क्यूरी डिज़ाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमें एसक्यूएल व्यू ओपन करना है। जब आप एसक्यूएल व्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी एसक्यूएल क्यूरी की जो लैंग्वेज है या अपनी कमांड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट की क्यूरी हम लिखने जा रहे हैं इसी स्टूडेंट डिटेल टेबल के लिए। टेबल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्यूरी लिखने जा रहे हैं। तो क्यूरी के लिए क्योंकि हमने सेलेक्ट की क्यूरी लिखनी है तो सेलेक्ट की क्यूरी का जो सबसे बेसिक सिंटेक्स है वो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टेबल नेम। और यहाँ पे हमारे पास टेबल का जो नाम है वो टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल टेबल का नाम लिख देते हैं। तो एक सिंपल सी क्यूरी है। इस क्यूरी के दो पोर्शन आप समझ सकते हैं। एक सेलेक्ट के बाद आपको कॉलम नेम्स मेंशन करने होते हैं। फ्रॉम के बाद आपको टेबल नेम लिखना होता है। तो हमारे पास जो टेबल नेम है वो स्टूडेंट डिटेल्स है। कॉलम की जगह पे हमने स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। तो जैसे ही आपने यहाँ पे स्टैटिक लिखा और यहाँ से आप जो है क्यूरी डिज़ाइन में जब आप जाके इस क्यूरी को रन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास कंप्लीट डेटाबेस इस क्यूरी के ज़रिए कंप्लीट डेटाबेस का जो ये टेबल जो है वो हमारे पास इसके कंप्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। क्योंकि हमने बेसिकली जो हम रिट्रीव की क्यूरी ये जो सेलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं इसमें हमने मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, चेंजेस करनी होती हैं। मगर हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल एक सिंपल सी क्यूरी के ज़रिए कि हम तमाम रिकॉर्ड्स को किस तरीके से हम रिट्रीव कर सकते हैं। अब बात आती है कॉलम्स को कि अगर आप सारे कॉलम रिट्रीव नहीं करना चाहते, कुछ लिमिटेड कॉलम आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं सिर्फ 3 कॉलम का ही डेटा फेच करना चाहता हूँ। और हम क्यों करेंगे, हम पूरा ही टेबल क्यों रिट्रीव नहीं करने जा रहे। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास जो कॉलम नेम्स हैं वो 10 हैं या 12 हैं या 20 हैं और आपने किसी भी प्रोग्राम को जब आपने यहाँ से क्यूरी लगा के जब डेटा भेजना है आप इसमें से कुछ लिमिटेड डेटा ही भेजना चाह रहे हैं, 1 या 2 कॉलम का ही डेटा भेजना चाह रहे हैं। तो आप डेटाबेस की क्यूरी की फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि सिर्फ जो डेटा ज़रूरत के तहत
जो हमें नीड है हम सिर्फ वही डेटा भेज सकें और हम ओवरलोड ना करें डेटा को। चाहे मिसाल के तौर पर किसी एप्लीकेशन में आप डेटा भेज रहे हैं या कहीं पे भी रिपोर्ट में प्रिंट करवाना है, तो आप ज़रूर जाहिर सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड लिखेंगे जिसकी हमें नीड है। तो हम यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि सेलेक्टेड कॉलम का रिकॉर्ड किस तरीके से विजिबल या किस तरीके से जो है वो शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम देखना चाह रहा हूँ या 3 कॉलम देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, सेलेक्ट के बाद मुझे कॉलम नेम्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कॉलम नेम्स क्या हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्लास। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा सेपरेटेड बाय कॉमा। याद रखिएगा कि हर कॉलम नेम के बाद आपको कॉलम कॉमा जो है वो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने लिखा सेकंड कॉलम का नेम और फिर ने कॉलम कॉमा यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद मैं थर्ड कॉलम नेम यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा थर्ड कॉलम नेम यहाँ पे क्लास है। मैं सिर्फ यही 3 कॉलम शो करना चाह रहा हूँ। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे अब कॉमा नहीं आएगा, लास्ट वाला जो कॉलम नेम होता है उसके साथ हम कॉमा एंटर नहीं करते। और एक और भी बात हम यहाँ पे सीख लें कि वैसे मैंने इनको तमाम कॉलम्स को मैंने सेपरेट लाइन में लिखा है, मैं चाहूँ तो इन तमाम को एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SQL 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें उसकी हमें आसानी मिल जाती है। एक वाइट स्पेसेस मतलब आप जितने भी इसमें स्पेस देना चाहें इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। दूसरा एक और फ़ायदा इसमें यह है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट मैंने कैपिटल में लिखा है, आप चाहे स्मॉल में लिखें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम या कॉलम नेम मैंने फर्स्ट का F कैपिटल लिखा है, एन का N कैपिटल लिखा है, यहाँ पे भी कैपिटल था। अगर मैं तमाम को स्मॉल में लिख दूंगा तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने सिंपल से क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम। अब ज़रा इस क्यूरी को चला के देखते हैं, रन करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखें कि मेरे पास जो डेटाबेस में इस क्यूरी में मेरे पास डेटा कौन सा शो हो रहा है, सिर्फ उसी 3 कॉलम का डेटा जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सीख लिया, राइट क्लिक करके वापस हम SQL व्यू में आ जाते हैं। इस तरीके से मैंने सीख लिया कि किस तरीके से लिमिटेड कॉलम का डेटा इसमें शो किया जा सकता है। अब बारी आ गई नेक्स्ट वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज क्या काम करता है, वेयर क्लॉज आपको डेटाबेस को मज़ीद फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। आप इस वेयर क्लॉज के ज़रिए आप बहुत आसानी से डेटा को जो है वो फ़िल्टर करके देख सकते हैं। सेलेक्ट की क्वेरी से हमने देख लिया कि आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए इसी क्वेरी में मज़ीद एडिशन हमने कर दिया वेयर का। तो वेयर में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट ID रिट्रीव करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जिनकी स्टूडेंट ID 3 से कम है वो शो करा दे या 4 से कम है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, आपने वेयर लिखा, वेयर के बाद आपने कॉलम नेम मेंशन करना है। मेरा कॉलम नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट ID। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, मेरी कंडीशन क्या है। अब नंबर्स के साथ ये याद रखिएगा, आप लेस दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये तमाम के तमाम सिंबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस दैन इक्वल टू या इक्वल टू, इसी तरीके से ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये तमाम सिंबल आप नंबर के डेटा टाइप, जिस कॉलम की डेटा टाइप नंबर होगी आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैंने, लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या होगा मेरे पास, जब मैं इस क्वेरी के रन करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए। क्यों सारे रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 में ये सारे ही आ रहे। अब अगर मैं वापस इसमें जाऊं और SQL व्यू में जाऊं, मैं अब यहाँ पे 5 नहीं लिखूँ, मैं इसकी जगह 2 लिख दूँ, तो क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनकी ID जो है वो 2 है। तो बहुत आसानी से आप इन तमाम को फ़िल्टर कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं नंबर डेटा टाइप की बेस के ऊपर भी। तो आपके पास यहाँ पे क्लास है, अगर आप क्लास को भी फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो आप क्या काम करें, आप यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इक्वल टू 12। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास क्लास 12 की जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ज़रा देखिएगा, मेरे पास क्लास 12 का यहाँ पे इस रिकॉर्ड के हिसाब से एक ही स्टूडेंट है, तो मेरे पास ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद हम इसमें क्या चेंजेस करना चाहेंगे। मज़ीद हम वापस SQL में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे यही करेंगे कि अब हम 2 क्राइटेरियाज एक साथ लिखेंगे। 2 क्राइटेरियाज का मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास 11 करता हूँ, अब रन करता हूँ। अब ज़रा देखिए कि मेरे पास 4 या 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास 11 के वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका सेक्शन C है सिर्फ वो विजिबल हो जाएं, बाकी तमाम विजिबल ना हों, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया हो गए, एक तो क्लास 11 भी होना चाहिए
और दूसरा सेक्शन सी भी होना चाहिए। तो अब 2 क्राइटेरियाज हो गए। अब 2 क्राइटेरियाज को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने एक क्राइटेरिया ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लास 11, अब इसके आगे लिखेंगे ए एंड डी, एंड के बाद अब दूसरा क्राइटेरिया लिखेंगे। दूसरे क्राइटेरिया के लिए आपको दूसरा का कॉलम नेम चाहिए होगा, दूसरे डेटा का कॉलम नेम चाहिए होगा, और कॉलम नेम क्या है, सेक्शन इक्वल टू। अब याद रखिए कि नंबर डेटा टाइप को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड और क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास या कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। अगर आपके कॉलम में यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कोट्स इंटर करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इन्वर्टेड कोट्स इंटर कर दिए और इसमें मैंने लिख दिया सी। क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्लास 11 भी हो एंड मतलब दोनों क्राइटेरिया एक ही वक्त में मैच होने चाहिए। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, अब ज़रा देखिए कि मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड रिकॉर्ड आ रहा है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट में हम यहाँ पे सेक्शन भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम सेक्शन को भी साथ में देख सकें क्या हमारा रिकॉर्ड सही आया है नहीं आया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब आप ज़रा देखिए क्लास 11 के सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरीके से आप 2 क्राइटेरियाज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड के अलावा हमारे पास 2 मल्टीपल क्राइटेरियाज़ को या 3 क्राइटेरियाज़ को, इसी तरीके से अगर आपके पास तीसरा क्राइटेरिया होता तो आप एंड लिखिए, आप तीसरा क्राइटेरिया या चौथा क्राइटेरिया, जितने भी आपके पास क्राइटेरियाज़ होते आप साथ साथ उसके लिखते जाते। अब एंड के अलावा हमारे पास एक और 2 क्राइटेरियाज़ को ज्वाइन करने के लिए एक और कंडीशन भी होती है जिसे हम और कहते हैं। और हम कब इस्तेमाल करते हैं, और हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको इस कंडीशन की बेस के ऊपर भी सारे रिकॉर्ड चाहिए और इसकी बेस के ऊपर भी सारे चाहिए, मतलब दोनों का एक ही वक्त में ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको ज़रा यहाँ समझा दूँ कि क्लास 11 के यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसके हिसाब से चारों के चारों रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी के मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, वो तीनों के तीनों विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि दोनों क्राइटेरियाज मैच किए जाएंगे। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब जब मैंने रन किया, अब आप देखिए कि मेरे पास सेक्शन ए भी आ गया है, हालांकि मेरे पास जो क्यूरी है यहाँ पे आपने सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले इसके सारे रिकॉर्ड्स लेकर आए जाएंगे, उसके बाद इसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग, और एंड लिखा हुआ था तो दोनों का एक ही वक्त में दोनों कंडीशन का मैच होना ज़रूरी है, और के हिसाब से सिर्फ पहले ये चेक होगा उसके बाद ये चेक होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से और की कंडीशन काम करती है। इसको मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए मैं इसको सेक्शन सी की जगह ए करता हूँ। अब ज़रा रन करके दिखाता हूँ। अब ज़रा देखिएगा कि मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मेरे पास क्लास 12 भी आ रहा है। क्यों 12 आ रहा है मेरे पास, क्योंकि आपने क्या लिखा यहाँ पे सेक्शन ए, तो पहले ये सारे रिकॉर्ड्स आएंगे क्लास 11 के। तो ज़रा देखिएगा 1 2 3 4 ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। उसके बाद जहाँ ए सेक्शन आ रहा है, ए सेक्शन कहाँ कहाँ आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था, ये रिकॉर्ड्स भी लेकर आए गए, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या होगा, इसका जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है, जो डेटाबेस में जिस सीक्वेंस में ऐड हुए होते हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। इन द केस आप इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे मज़ीद कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप लगाते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का क्या काम करेगा, ऑर्डर बाय में आपने कॉलम नेम देना होता है जिसके हिसाब से आपने इसकी सॉर्टिंग करनी होती है। तो सॉर्टिंग के लिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। तो क्या होगा, फर्स्ट नेम के हिसाब से हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा मेरे पास फर्स्ट नेम ए कैपिटल है, तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास सीक्वेंसिंग हो गई। अब क्लास 12 जो ज़रा देखिए कि नीचे चला गया है, ठीक है। तो सॉर्टिंग में हम इसकी मज़ीद तफसीलात भी देखेंगे कि अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है DESC। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। अब ज़रा देखिएगा कि ये हमारे पास एंड में चला गया है, ठीक है। तो असेंडिंग के लिए आपको यहाँ पे असेंडिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ASC भी लिख सकते हैं। तो ये ASC ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, ऑर्डर बाय, और आपको कॉलम नेम लिखना पड़ता है जिसके ज़रिए आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब मज़ीद कुछ क्राइटेरिया से हम डिस्कस करते हैं सेलेक्ट की क्यूरी में। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लाइक का क्राइटेरिया है। लाइक का क्राइटेरिया बड़ा पावरफुल क्राइटेरिया है। अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग एग्जैक्ट हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखना चाह रहा हूँ जहाँ मेरे पास सिटी जो है वो लाहौर है, तो क्या करेंगे, वेयर में मैंने लिखा सिटी इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में लिख दिया मैंने लाहौर। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट अगर आपके पास स्ट्रिंग होता है तो आप इक्वल टू लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड मेंशन हो गया। बट इन द केस आपको ये पूरे कैरेक्टर पता नहीं है सिटी के बारे में, या कोई भी कैरेक्टर है आपको उसके पूरे कैरेक्टर पता नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर पता है, तो क्या करें। ये शुरू के 2 कैरेक्टर्स पता है तो क्या करें। तो उसके लिए आप इज इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइक। क्या होता है, आप लिखेंगे कॉलम नेम, उसके बाद इक्वल टू की जगह आपने अब लाइक लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम क्राइटेरिया लिखेंगे। अब क्राइटेरिया में चेंजेस आ जाएंगी। क्या चेंजेस आ जाएंगी, सबसे पहले जितने कैरेक्टर्स आपको पता हैं आप वो लिखेंगे, उसके बाद आपने स्टार डाल देना है। स्टार का मतलब ये है कि शुरू में LA होना चाहिए, उसके बाद आपको मालूम नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, अब आप ज़रा देखिए कि आपके पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेटाबेस में फरीद का रिकॉर्ड आ रहा है, तो ये हमारे पास सिटी लाहौर है। इसको मैं मज़ीद कुछ आपको चेंजेस करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब लास्ट नेम में मेरे पास एक नादिर के नाम से भी रिकॉर्ड है, नासिर और नज़र के नाम से भी रिकॉर्ड है, बट मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं जो N से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अब ज़रा आपको उसी क्यूरी को चेंज करके दिखाता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट नेम के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने सिटी को हटा के यहाँ पे लास्ट नेम कर दिया और यहाँ पे LA की जगह पे मैं क्या देखता हूँ N। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जो N से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे दिखा दिए जाएं। अब ज़रा देखिएगा कि 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर NA से भी हमारे पास ये रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर आपको स्टार्ट के कैरेक्टर्स नहीं पता, आपको एंड के कैरेक्टर्स पता है, तो उसके लिए हम इसी में चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मालूम क्या है कि एंड में कैरेक्टर R आता है एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टार अब स्टार्ट में लगाएंगे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि स्टार्ट में कुछ भी हो आखिर में R आना चाहिए। तो अब आपका स्टार जो है वो स्टार्ट में चला गया। तो अब जब आप इसको रन करेंगे, अब ज़रा देखिएगा कि आपके पास ये तीनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो R पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अभी हमने इसको परफॉर्म करके देख लिया। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। अब आपको बीच के कैरेक्टर पता है कि बीच में कोई कैरेक्टर आने वाला। फॉर एग्जांपल आपको बीच में E, सिर्फ इतना पता है कि बीच में E आता है, इससे ज़्यादा मालूम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अब हम फर्स्ट नेम के ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, मैंने क्या कहा था कि E आपको पता है, और ये E बीच में कहीं पे भी है, बीच में किसी भी सीक्वेंस में आ रहे हैं, मगर बीच में 2 E आ रहे हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब ज़रा देखिएगा कि जमील भी आ गया और फरीद भी आ गया। अब ज़रा देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे जमील को इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉरी इसमें नहीं, क्यूरी में नहीं, हम डेटाबेस में एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे LL इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और इसको जो है वो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब वापस क्यूरी में आते हैं। अब दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं ताकि इसी क्यूरी को जो है वो रन किया जा सके। अच्छा, राइट कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो हम एक काम करते हैं कि वापस हम एसक्यूएल में जाते हैं और दोबारा से इस क्यूरी को रन करके देखते हैं। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो E की जो पोजीशन है यहाँ पे अलग है और यहाँ पे भी अलग है, मगर रिकॉर्ड दोनों आ रहे हैं। क्यों रिकॉर्ड दोनों आ रहे हैं, क्योंकि क्यूरी में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब आपने कहा है कि स्टार्ट में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और कैरेक्टर होना या ना होना फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर में भी आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट की क्यूरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने इस्तेमाल करके देख लिया और इसकी मल्टीपल कंडीशंस देख ली कि किस किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को बहुत आसानी के साथ हम फिल्टर कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास कुछ एग्रीगेट क्यूरीज आती हैं, अब हम उनको भी समझेंगे। एग्रीगेट क्यूरी से पहले हम यहाँ पे एक मज़ीद कॉलम ऐड कर देते हैं।
मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया नंबर डेटा के हिसाब से, और इसमें हमने फ़ी के नाम से कॉलम ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं रैंडम डेटा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी हमने 0 लिख दिया, इसका हमने 5000 लिख दिया, और इसका हमने 4000 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अब वापस आते हैं क्यूरी में। एक्चुअली अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली हमारे पास समरी क्यूरी भी कहलाते हैं, और ये पूरे के पूरे टेबल को समराइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं। पहला तरीका तो ये कि आप लास्ट मैक्स आईडी यहाँ पे निकाल लें, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप ये मैक्स आईडी निकालेंगे कैसे, वैसे ये भी एक सवाल है। तो उसके लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट मैक्स। मैक्स के अंदर आपने कॉलम नेम बताना है। मैक्स क्या काम करेगा, आपको इस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू रिट्रीव करके देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी मैंने मैक्स के राउंड ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे लिखा फ्रॉम, अब टेबल का नाम लिखना है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब ज़रा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया, अब आप ज़रा देखिएगा मेरे पास यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इससे पता चलेगा कि जो मेरे पास मैक्सिमम आईडी है, मैक्स वाली 5 है, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट वाली आईडी कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे 5 की वैल्यू तो आ रही है, बट यहाँ पे कॉलम नेम नहीं आ रहा। कॉलम नेम की जगह पे एक्सप्रेशन 1000 आ रहा है, तो हम इसको कॉलम नेम की असाइन कर देते हैं। कॉलम नेम असाइन करने का तरीका कार क्या है कि आपने जो फंक्शन लिखा, फंक्शन के आगे आप एस और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नया कॉलम नेम असाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया मैक्स SID। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी का कोई भी नाम हो सकता है, आप SID लिखें या मैक्स लिखें या M लिखें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप ज़रा देखिएगा इसको कॉलम नेम असाइन हो गया है। अब कॉलम नेम असाइन क्यों करेंगे, जब आप क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी MS एक्सेस के अंदर या तो आपने रिपोर्ट के लिए बनाई होगी या तो आपने फॉर्म्स के लिए बनाई होगी, जहाँ पे हम इस कॉलम नेम को कहीं ना कहीं प्रिंट कर रहे होंगे या इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपके पास कॉलम नेम का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हमें कॉलम नेम असाइन करना पड़ता है एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद। एग्रीगेट फंक्शन क्योंकि बेसिकली समरी है, तो ये यूजुअली या तो 1 कॉलम आंसर हमारे पास दे रहा होता है, तो इसीलिए जो है हमें उसके लिए एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है, तो हमें ये कॉलम नेम असाइन करना पड़ता है। डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं आती, याद रखिएगा कि आप यहाँ से क्यूरी के ज़रिए जो भी रिकॉर्ड मैनिपुलेट कर रहते हैं, डेटाबेस वहीं का वहीं रहता है। डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं आती, ये सिर्फ डेटा को रिट्रीव करके या शो कराने के तरीके हैं। मज़ीद कुछ एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अब मैक्स की जगह MIN भी कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, मिनिमम 1 है। इसके अलावा भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं फ़ीस के फंक्शन के ऊपर। तो मैंने क्या किया, टोटल फ़ी, नया कॉलम नेम असाइन किया। तो अब हम यहाँ पे कॉलम नेम को भी हम कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, फ़ी के नाम से जो हमने कॉलम अभी बनाया था उसको इस्तेमाल करेंगे, और फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे सम का। सम का फंक्शन क्या काम करेगा कि ये पूरे के पूरे कॉलम को ऐड कर देगा, उसको किसकी समरी निकाल देगा। अब ज़रा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे के पूरे टेबल की समरी जो है वो यहाँ पे फाइंड कर ली। मज़ीद कोई और भी फंक्शन है, हम उन फंक्शन को भी देखते हैं। हमारे पास एवरेज के नाम से भी फंक्शन है, आप यहाँ पे एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक वक्त में एक से ज़्यादा एग्रीगेट फंक्शन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत आसान है। कॉमा लगाइए और यहाँ पे आप AVG के नाम से फंक्शन है। अब उसी फ़ी के कॉलम की जो वो मैं एवरेज फाइंड करने जा रहा हूँ, एस, तो मैंने लिख दिया AVG फ़ी, मैंने नया कॉलम नेम असाइन कर दिया। अब यहाँ कॉमा नहीं आएगा। कॉमा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास लास्ट कॉलम है इस क्यूरी का। तो अब हम जब से एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप ज़रा देखिएगा कि हमने 2 समरी निकाल ली, 2 कॉलम की सूरत में समरी यहाँ पे हमने निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप
मल्टीपल फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 4-5 एग्रीगेट फंक्शन को हमने इस्तेमाल करके देख लिया। तो अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हैविंग का क्लॉज। अब हैविंग का क्लॉज क्या होता है? जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले हमने वेयर का क्लॉज इस्तेमाल किया था, वेयर का क्लॉज रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो जब आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यूजुअली हम हैविंग का क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप उन तमाम रिकॉर्ड्स को सम करना चाहते हैं जो क्लास 11 के हैं, आप क्लास 12 के नहीं करना चाहते, तो आपने हैविंग लिखा और यहाँ पे आपने लिखा क्लास इक्वल टू 11। तो अब इस क्यूरी के ज़रिए क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अब आपके पास सिर्फ उन्हीं की समरी या उन्हीं को सम किया गया जो यहाँ पे क्लास 11 में आते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पे हैविंग का क्लॉज इस्तेमाल किया, अब आपको नज़र आ जाएगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो अब हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि क्लास 11 के, तो अब उन्हीं की ही समरी फाइंड की गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें एंड और के क्लॉज भी लगा सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले इस्तेमाल किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्रीगेट क्यूरी के अंदर यहाँ पे वेयर की जगह पे हमने हैविंग इस्तेमाल किया है। अब मज़ीद हम पहले ज़रा इसको रिमूव करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे मज़ीद कुछ 2-4 चीज़ें और यहाँ पे हम इस्तेमाल करनी है, तो हम ज़रा उन चीज़ों को देख लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप बाय स्टेटमेंट है। ग्रुप बाय स्टेटमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली जब हम इसको यहाँ पे शो करा रहे हैं, अब आपके पास टोटल समरी आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि कराची वालों की जो यहाँ पे समरी है वो अलग हो जाए और लाहौर वालों की समरी अलग हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो ग्रुप बाय करने पड़ते हैं। तो ग्रुप बाय रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो समरी कॉलम है उसके अलावा सेलेक्ट में आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट से आपने रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना है। मिसाल के तौर पर मैं सिटी के नाम से रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सिटी का कॉलम सेलेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद आपने जाके लिखना होगा ग्रुप बाय, और यहाँ पे आप सिर्फ उसी कॉलम का नाम लिखेंगे जो आपने यहाँ पे ऐड किया है एग्रीगेट क्यूरी के अलावा। तो यहाँ पे 2 एग्रीगेट फंक्शन है, इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना ग्रुप बाय में, आपने सिर्फ उस कॉलम को इस्तेमाल करना है जिसके रिस्पेक्ट से आप रिकॉर्ड को ग्रुप करना चाह रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही रिस्पेक्ट से ग्रुप को करना था। जब मैं इसको रन करूँगा अब आप ज़रा देखिएगा कि कराची का जो यहाँ पे जो समरी थी वो यहाँ पे अलग आ गई और लाहौर की जो मेरे पास यहाँ पे समरी थी वो अलग आ गई। लाहौर की 0 क्यों आ रही है रिकॉर्ड? क्योंकि यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमने फ़ीस 0 की हुई है। अब हम यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर दें तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो क्यूरी को हमें दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक्सक्यूटिव व्यू में जाके। तो अब ज़रा देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे लाहौर का रिकॉर्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को बहुत आसानी से ग्रुप कर सकते हैं। देखिए कराची का अलग मालूम हो गया, लाहौर का अलग मालूम हो गया, तो ये फ़ायदा हमें किसके ज़रिए हुआ? रिकॉर्ड को ग्रुप करने के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ। तो मैं मज़ीद भी आपको ग्रुप बाय के अंदर समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप क्लास के हिसाब से चेक करना चाह रहे हैं कि क्लास में आपके पास जो है कि क्लास 11 की कितनी फ़ीस है और क्लास 12 की कितनी फ़ीस है। तो अब आपने सिंपल क्या चेंज करना होगा कि सिटी की जगह पे आप क्या कर देंगे, क्लास कर देंगे, और यहाँ पे ग्रुप में भी आपने यहाँ पे क्लास कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास क्लास के हिसाब से आपको यहाँ पे एग्रीगेट क्यूरी जो वो मिल गई है। इसके साथ मज़ीद आप इसमें चेंजेस करना चाहें, मज़ीद इस क्यूरी को इंक्रीज़ करना चाहें, तो ये आपको यहाँ पे पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। पहले सेलेक्ट आ गया, उसके बाद आपके पास वो कॉलम, सिर्फ वो कॉलम आ गया जो आपने ग्रुप के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके पास एग्रीगेट क्यूरी है, उसके बाद फ्रॉम है। तो ये आपके पास पूरी की पूरी क्यूरी के सेक्शन है। इसके अलावा मज़ीद इस्तेमाल करना चाहें तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ग्रुप बाय के साथ आप हैविंग क्लॉज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैविंग क्लॉज आपके पास हो सकता है। हैविंग क्लॉज फिल्ट्रेशन के लिए हो सकता है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं सिटी के हिसाब से, या लगाना चाह रहे हैं लाइक का कीवर्ड लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैविंग के क्लॉज में मैंने यहाँ पे सिटी लिखा। अब ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने सिटी में मैंने यहाँ पे कराची लिखा कि मैं कराची का रिकॉर्ड चेक करना चाह रहा हूँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं
और रिकॉर्ड्स को जब आप ग्रुप कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप हैविंग का क्लॉज इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट में इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज आपके पास एरर आता है। तो या तो आपकी जो कंडीशन है वो क्लास के ऊपर ही होनी चाहिए कि आप क्लास के ऊपर फिल्ट्रेशन करें, तब तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती। हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्लास के ऊपर कोई भी फिल्ट्रेशन लगा सकते थे, क्लास इज इक्वल टू 11 या क्लास इज इक्वल टू 12, कोई भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते थे। अगर आप नहीं लगाना चाह रहे, आप सिटी के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो आपको रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे सिटी के हिसाब से भी ग्रुप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिटी की भी ग्रुपिंग कर ली। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बाय में मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, सिटी और क्लास, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय में भी वो 2 कॉलम यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। दूसरा कॉलम मैंने कौन सा ऐड किया था, सिटी का। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बाय में भी 2 कॉलम है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 हो गए और 2 मेरे पास एग्रीगेट फंक्शन है। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब ज़रा देखिएगा मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड विजिबल हो गया है, ग्रुप बाय सिटी एंड क्लास। तो इसी तरीके से जो है मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे लाहौर नहीं आ रहा, लाहौर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा क्या मेंशन कर दिया था सिटी इज इक्वल टू कराची। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था कि हैविंग का क्लॉज स्टिल इस्तेमाल किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी हमने इस्तेमाल करके देख ली ग्रुप बाय रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, हमने सेलेक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्यूरीज डिस्कस कर ली हैं। तो एक क्यूरी हमारे पास रह गई है जॉइंस की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ज़रा आते हैं कि टेबल्स को किस तरीके से बनाया जाए क्यूरीज़ की मदद से। तो क्यूरीज़ क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर हम क्यूरीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग की मदद से टेबल्स को क्रिएट करना हमें आना चाहिए। तो अब ज़रा चलते हैं क्यूरी की तरफ, कि किस तरीके से एक सिंपल टेबल को क्रिएट किया जा सकता है। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले हम कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी कॉलम की पर्टिकुलर डेटा टाइप मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है, हर कॉलम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर किस्म का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर डेट डेटा टाइप है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेट स्टोर होगी। अगर अल्फ़ाबेट्स के कैरेक्टर्स हैं तो उसके अंदर से आप अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिक्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर डेटा टाइप होती हैं, हम हर कॉलम को असाइन कर देते हैं। तो अब ज़रा चलकर देखते हैं डेटा टाइप्स। एसक्यूएल सर्वर की कुछ सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं जो कि एमएस एक्सेस के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। हम ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स हैं। जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो var की डेटा टाइप है। हम var की डेटा टाइप, 4 स्टैंड फॉर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास ये एक डेटा टाइप है जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अगेंस्ट जो है वो टेक्स्ट डेटा टाइप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट्स में हमें न्यूमेरिक वैल्यू देनी होती है कि आप कितने कैरेक्टर की लेंथ इस डेटा टाइप के लिए, ये इस कॉलम के लिए रखना चाहते हैं। यहाँ पे इन तमाम के मैक्सिमम साइजेस या अवेलेबल फील्ड्स भी मौजूद हैं। एमएस एक्सेस के अंदर बेसिकली इनकी जो मैक्सिमम साइजेस हैं वो कुछ अलग हैं, एसक्यूएल सर्वर के अंदर कुछ अलग हैं। यहाँ पे फ़िलहाल पर्टिकुलरली मैं आपको डेटा टाइप्स कुछ शो कराना चाह रहा था। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक्स डेटा टाइप भी मौजूद है। न्यूमेरिक के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो यूजुअली इस्तेमाल करेंगे वो इंट डेटा टाइप है अपनी वीडियोस के अंदर। उसके अलावा आप डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी आप डेटा टाइप रख सकते हैं, जैसे कि डेसिमल है या बिग एंड के नाम से भी डेटा टाइप हमारे पास मौजूद है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के लिए मौजूद है। डेट एंड टाइम के लिए भी हमारे पास डेटा टाइप्स मौजूद हैं। आप इन डेट एंड टाइम के लिए स्पेसिफिक डेटा टाइप रख सकते हैं ताकि हम उनके ऊपर फंक्शन इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि डेट है या डेट एंड टाइम है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मकसद बहुत ही क्विक रिवीजन है, तो इसलिए हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एमएस एक्सेस की सपोर्टेड कुछ डेटा टाइप्स हैं जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप है, मेमो के नाम से भी डेटा टाइप है, बाइट है, इंटीजर है। तो ये सारी की सारी न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये डेटा टाइप बेसिकली डिज़ाइन मोड में आपको शो हो रही होती हैं, जिनकी मदद से आप डेटा टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम बना सकते हैं। अब आते हैं एमएस एसक्यूएल को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की तरफ, कि किस तरीके से एक्सेस के अंदर हम एसक्यूएल को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर की डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये पर्टिकुलरली जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये एमएस एक्सेस के अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं, जो ज़्यादातर हम डिज़ाइन मोड में इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एसक्यूएल सर्वर सपोर्टेड डेटा टाइप्स को ही हम इस्तेमाल करें। ओके, तो क्यूरीज़ बनाने के लिए वही सिंपल तरीका होगा, हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से हमने क्यूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। टेबल को हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एसक्यूएल व्यू में जाना है।
अब यहाँ पे हम सिंपल एक क्यूरी लिखेंगे जिसकी मदद से हम एक नया टेबल बनाएंगे। तो पहले कुछ हम सिंपल सिंटेक्स समझ लेते हैं कि टेबल को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, फिर हम उस टेबल को डिलीट करके एक और टेबल बनाएंगे जो कि हम इस स्टूडेंट डिटेल्स के साथ लिंक करेंगे। उसकी वजह क्या है, ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो समझ आ जाए कि किस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम कोई भी टेबल का नाम देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया पर्सन्स के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे वो आप इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना जो है वो ज़रूरी होता है दो चीज़ें, एक आपके पास कॉलम का नाम और दूसरा उसकी डेटा टाइप। इसके अलावा भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि हर आप कॉलम के ऊपर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं कि इस कॉलम में आप डेटा खाली छोड़ सकते हैं या नहीं। कॉन्स्टेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक सिंपल सा टेबल बना के देखते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे पहले कॉलम का नाम PID लिख दिया और मैंने कहा इसके अंदर डेटा टाइप, इसकी जो डेटा टाइप है वो INT है। INT स्टैंड फॉर इंटीजर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियोस में दिखाया था, जो SQL सर्वर की सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट के लिए मैं कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल करूँगा, मैंने कहा फर्स्ट नेम, और इसके लिए अल्फ़ाबेट्स के लिए स्टोर करने के लिए मैंने varchar के नाम से डेटा टाइप लिख दी, और ब्रैकेट में मैंने बता दिया कि हम इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 50 रखेंगे। वैसे आप 255 तक यहाँ पे आपको अलाउड होता है, आप 255 तक आप वैल्यू लिख सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल यहाँ पे 50 ले रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आगे सिटी के नाम से हमने यहाँ पे कॉलम ऐड किया, उसकी डेटा टाइप भी हमने लिख दी varchar, और उसकी भी हमने कोई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेंथ दे दी। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही आसान सिंटेक्स है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने कॉलम नेम लिखा, कॉलम नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं कॉलम के नाम के बीच में तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ती हैं, जो कंपलसरी हो जाती हैं। आप वैसे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर आपके पास बीच में स्पेस नहीं है आप वैसे भी लगा सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इशू। बट अगर आपने बीच में स्पेसेस नहीं दिए हुए तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हर कॉलम के नाम के एंड के ऊपर आपने ये कॉमा भी ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और इसकी डेट टाइप मैंने लिख दिया मैंने डेट। अब यहाँ पे मैंने खाली 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम के साथ यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, बाकी तमाम के एंड पे आपको यहाँ पे कॉमा नज़र आ रहा है। आप चाहें तो ये सारे के सारे क्रिएट टेबल की क्यूरी एक 1 लाइन में भी लिख सकते थे, मगर मैंने इस तरीके से सेपरेट इसलिए लिखा है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब इस क्यूरी को हम रन करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल टेबल यहाँ पे देखिए पर्सन्स के नाम से क्रिएट हो गया है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें वो सारे के सारे कॉलम्स बन चुके हैं जो अभी हमने बनाए थे। इसकी डेटा टाइप देखने के लिए हम डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये सारी डेटा टाइप नज़र आ रही होंगी जो हमने अभी सेलेक्ट की हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था टेबल को क्रिएट करने का, मगर अब हमने मज़ीद जो हमने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी हमने 2 रिलेटेड टेबल्स बनाने हैं और दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना है, तो हम एक और टेबल अभी बनाएंगे जिसके अंदर हम कुछ कॉन्स्टेंट्स को भी इस्तेमाल करके देखेंगे। तो अभी कॉन्स्टेंट्स की डिटेल्स भी बीच में आएंगी, तो हम उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, SQL कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स बेसिकली आप जब एक क्रिएट टेबल करते हैं आप उस वक्त भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम टेबल को मॉडिफाई करने की तरफ जाएंगे तब भी आप ये तमाम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी कॉलम की यूँ समझ लीजिए कि आप अपने कॉलम को स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपके टेबल में किस किस्म का डेटा एंटर किया जा सकता है, डेटा एंटर भी किया जा सकता है या नहीं। बेसिकली आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देते हैं अपने कॉलम के ऊपर। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉट नल का है। नॉट नल का कंस्टेंट क्या काम करता है कि अगर आपने अपने कॉलम के साथ नॉट नल लिख दिया तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपने इस कॉलम के अंदर वैल्यू लाजमी इंटर करनी है। यूनिक का मतलब ये हुआ कि आपकी हर आने वाली वैल्यू एक दूसरे से चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ईमेल का कॉलम है, आप उस पर यूनिक का कंस्टेंट लगा सकते हैं ताकि आपके पास डुप्लीकेट ईमेल एड्रेसेस स्टोर ना हो। प्राइमरी की और फॉरेन की ये दोनों रिलेशनशिप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं रिलेशनशिप की कुछ तफसीलात के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी डाल दूंगा, आप ज़रा देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने रिलेशनशिप की तफसीलात को डिस्कस किया है। प्राइमरी की और फॉरेन की ये 2 आपके पास तरीक़ेकार होते हैं। जो आपके पास पहला टेबल होता है आप उसमें प्राइमरी की ऐड करते हैं, जो रिलेटेड रिकॉर्ड जिसमें आप स्टोर करते हैं, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड जाके स्टोर होते हैं, उसमें आप फॉरेन की अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके अलावा चेक का कंस्टेंट भी होता है, डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स के कंस्टेंट भी होते हैं। चेक का कंस्टेंट ये आप वैलिडेशन लगा देते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एज का कॉलम है आप लगा सकते हैं कि 18 से लेस एज को इसमें इंटर ना कर सके।
डिफ़ॉल्ट के कंस्ट्रेंट के लिए बेसिकली आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर बेसिकली कोई भी पहले से ही लिखी हो। अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू सेंड नहीं करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। इंडेक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस की सर्चिंग को क्विक करने के लिए, तो उसमें से कुछ कंस्ट्रेंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम अपने टेबल में इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा, अभी हम एक टेबल की क्वेरी इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। हमने लिखा क्रिएट टेबल और हमने यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट डिटेल्स लिखी थी तो अभी मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के नाम से एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा कौन सा एंटर करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस कॉलम की प्राइमरी की बनाऊँगा। तो मैं एग्ज़ाम आईडी के नाम से मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया और इसको मैं कह देता हूँ कि ये इंटीजर होना चाहिए और प्राइमरी की भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या एंटर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ कोर्स नेम या सब्जेक्ट नेम जो भी है। हमने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लिया और इसकी डेटा टाइप हमने var4 दे दी और यहाँ पे हमने बता दिया इसकी जो लिमिट है वो 50 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ, नॉट नल। तो इस तरीके से कांस्टेंट ऐड किया जाता है। पहला कांस्टेंट यहाँ पे मैं ऐड कर चुका हूँ प्राइमरी की के नाम से, तो ये इस तरीके से आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा कांस्टेंट मैंने ऐड कर दिया नॉट नल के नाम से। तीसरा मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसको मैं इंटीजर डेटा टाइप कह लेता हूँ और इसको भी मैं नॉट नल दे देता हूँ। अब स्टूडेंट आईडी क्यों बनाई, याद रखिए कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट डिटेल में भी स्टूडेंट आईडी मौजूद है। तो अब आप जो नया टेबल बनाने वाले हैं तो आप उन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम आईडी में आपके पास मल्टीपल जो है वो एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, आप उनकी वैल्यूज़ आपस में सेव कर रहे होंगे, तो आप उन दोनों टेबल को आपस में लिंक करेंगे। तो मैं वैसे भी रिलेशनशिप की जो तफसीलात हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास मौजूद है यूट्यूब वीडियो का, तो उसकी तफसीलात जो है वो ज़रूर लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम हम इसमें ऐड कर लेते हैं, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं सब्जेक्ट मार्क्स के नाम से और इसकी हम इंटीजर डेटा टाइप हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम क्या काम करेंगे, इसके अलावा भी हम कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। एक और कंस्ट्रेंट ऐड कैसे करेंगे, पहले हम इसको भी नॉट नल कर देते हैं। कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे किस चीज़ के लिए, ताकि आप इस कॉलम को लिंक कर सको, इस कॉलम का रिलेशनशिप बना सको आप स्टूडेंट डिटेल में मौजूद इस कॉलम से। और ये स्टूडेंट डिटेल में जो हमारे पास टेबल है ये ऑलरेडी हमारे पास प्राइमरी की है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा की के साथ, तो ये ऑलरेडी हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। तो हमने अभी इससे लिंक करना है, तो इससे लिंक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लाइंस लिखेंगे। अच्छा, क्या करना है हमें सबसे पहले लिखना है कंस्ट्रेंट, उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट को कोई भी एक नाम देना है। मैंने यहाँ लिख दिया PKID, कोई भी एक नाम दे दिया रैंडम सा। उसके बाद हम लिखते हैं फॉरेन की। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे की। उसके बाद आपने कॉलम का नाम बताना है कि किस कॉलम को आपने फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की हमारे पास इस टेबल में ये है, क्योंकि इसी टेबल के अंदर रिलेटेड रिकॉर्ड हम इसी टेबल के ज़रिए लिंक करेंगे। इसके बाद हम लिख देते हैं रेफरेंसेस। अब यहाँ पे हमें दूसरे टेबल का नाम बताना है। दूसरा टेबल हमारे पास कौन सा है, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से है। और स्टूडेंट डिटेल में किस कॉलम के साथ आपने लिंक करना है, किस कॉलम को, कौन सा कॉलम प्राइमरी की वहाँ पे मौजूद था। तो इसमें हमारे पास जो दूसरा कॉलम है प्राइमरी की वो स्टूडेंट आईडी के नाम से है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो लास्ट वाले के साथ आपके पास क्योंकि कॉमा नहीं आता तो ये पूरी एक सिंगल लाइन है। मैंने अलग लाइन में इसलिए लिखा, आप चाहें तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा ताकि ये कुछ रीडेबल हो जाए। तो अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हमें इस क्वेरी को रन करने के लिए हमें इस टेबल को क्लोज़ करना पड़ेगा, तो हम ज़रा इसको क्लोज़ कर लेते हैं पहले, फिर इस क्वेरी को रन करते हैं। अब ज़रा देखिए कि मेरे पास यहाँ पे एग्जामिनेशन के नाम से टेबल बन चुका है, ठीक है।
तो बहुत ही आसान तरीका था, कॉन्स्टेंट लिखा हमने, प्राइमरी की का कोई भी नाम लिखा यहाँ पे, तो फॉरेन की का कीवर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे उस कॉलम का नाम मेंशन किया जो इस टेबल में मौजूद है। तो इस टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी मौजूद था, तो यहाँ पे ये नाम इस्तेमाल कर लिया। अगर आप यहाँ पे SID लिखा होता या कुछ भी लिखा होता तो आपने उसी कॉलम का नाम लिखना था। रेफरेंसेस दूसरे टेबल का नाम और दूसरे टेबल के अंदर मौजूद ID का नाम। अब मैं आपको शो भी करा देता हूँ कि ये रिलेशनशिप किस तरीके से बना हुआ है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप्स ओपन करते हैं। अब आप ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है सिर्फ और सिर्फ इस की मदद से। और यहाँ पे मेरे पास एग्जामिनेशन का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें रिकॉर्ड इंटर करेंगे। क्रिएट टेबल की क्यूरी तो हमने समझ ली। अब हम इसके अंदर जो है इस्तेमाल करके देखेंगे इंसर्ट इनटू की क्यूरीज। अब इंसर्ट इनटू की क्यूरीज क्या काम करती है? बेसिकली रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू। अब हम रिकॉर्ड ऐड करने वाले हैं, तो हमने टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम क्या है? एग्जामिनेशन। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉलम नेम लिखेंगे, फिर वैल्यूज़, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ देंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम नेम आएंगे। तो कॉलम नेम कौन कौन से हैं जिसमें आप वैल्यू इंटर करने जा रहे हैं? आपने लिखा एग्जाम ID, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम ID, कॉमा, दूसरे टेबल का नाम क्या है? मैं यहाँ से कॉपी करता जा रहा हूँ, कोर्स नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स नेम, कॉमा, उसके बाद कौन सा है हमारे पास? स्टूडेंट ID, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट ID। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट मार्क्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमा सब्जेक्ट मार्क्स। क्या काम किया? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद आपके कॉलम के नाम आ गए। फिर वैल्यूज़ का कीवर्ड, और वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करेंगे। वैल्यूज़ में याद रहे जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी है, और जहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होगी यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होगी वहाँ पे आपने सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखनी है। तो कोर्स नेम में मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, कॉमा, स्टूडेंट ID। तो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स में कौन कौन सी ID है? फॉर एग्जांपल मैं इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ID इस्तेमाल करूँगा क्यूरी के अंदर 4, कॉमा, सब्जेक्ट मार्क्स मैंने लिख दिया 67। ठीक है, सिंपल सी क्यूरी है। क्या क्या काम किया? अब आपको नज़र आ गया होगा कि हर कॉलम के अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी। जहाँ अल्फ़ाबेटिक वैल्यू थी वहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स, और हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट कर दिया है। लास्ट वाली वैल्यू के साथ कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, डिज़ाइन में गए और हमने इसको रन किया। ठीक है, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। हम येस पे क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन के टेबल में जाके चेक करते हैं रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया। यहाँ पे आके हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड इसका इंटर हो चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लस के बटन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि रिलेटेड रिकॉर्ड इसका 4 स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड आ गया है। तो अब मज़ीद अगर हमने रिकॉर्ड इंटर करना होगा तो क्या काम करेंगे? ठीक है, तो अब आपको सेम इसी क्यूरी में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वैसे एसक्यूएल सर्वर की कुछ वर्जन है, उसमें आप क्या काम कर सकते हैं? आप मल्टीपल क्यूरीज लिख दीजिए, और मल्टीपल टाइम आपको क्यूरी लिखनी पड़ती है, और हर दफ़ा आपको इसमें वैल्यू में कोई ना कोई चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार आपके पास होता है। मगर MS एक्सेस के अंदर बेसिकली मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट्स नहीं चलती हैं, तो हम क्या काम करेंगे? हम इसी के अंदर वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। तो मैंने इसी के अंदर यहाँ पे लिख दिया अब ID नंबर 2। अब कंप्यूटर साइंस के बजाय अब हम फिज़िक्स का रिकॉर्ड भेजते हैं। स्टूडेंट हमारे पास 4 ही रहेगा, और इसके मार्क्स हमने एंटर कर दिया 78। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड भेज दिया। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं? अब हम ID नंबर 3, इस ID को क्यों चेंज करते रहें? क्योंकि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की यूनिक होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का रिकॉर्ड भेजते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 का, और वैल्यू हमने यहाँ पे 18 कर दी। ठीक है, अब हम इसको सेंड कर देते हैं। तो 3-4 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे भेज दिए हैं। अब ज़रा एग्जामिनेशन के टेबल में जाके चेक करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो हो क्या गया है कि आपने एसोसिएट कर दिए कि स्टूडेंट डिटेल यानी कि स्टूडेंट नंबर जो 4 है उसके ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, और स्टूडेंट नंबर 1 है इसका ये रिकॉर्ड है।
तो अब इनको आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे? इन दोनों टेबल को एक टेबल में शो करना चाह रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड उन दोनों का दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या काम करेंगे? इंसर्ट की क्यूरी तो हमने सीख ली, ठीक है। अब हम ज़रा ज्वाइन की क्यूरी सीखते हैं कि ज्वाइन के ज़रिए इन दोनों टेबल को आपस में मिला के उनका व्यू क्रिएट किया जाए। तो क्या काम करेंगे? उसके लिए हम आ गए सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पे कॉलम नेम लिखने हैं, जो जो कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो कॉलम नेम के साथ अब आपको डेटाबेस का टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा। टेबल का नाम लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके पास जैसे स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे भी है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ पे टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे लिख दिया हमने डिटेल्स डॉट। अब यहाँ पे आपको कॉलम नेम लिखने हैं जो आप शो करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ सबसे पहले शो करवाना फर्स्ट नेम कॉमा, उसके बाद हम स्टूडेंट डिटेल्स में से एक और कॉलम ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स डॉट क्लास। अब हम दूसरे टेबल में से भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो दूसरे टेबल में से हम ले लेते हैं कोर्स नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एग्जामिनेशन डॉट कोर्स नेम कॉमा, एग्जामिनेशन से हम एक और कॉलम उठा लेते हैं एग्जामिनेशन डॉट, यहाँ से हम सब्जेक्ट मार्क्स उठा लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट मार्क्स। मेक श्योर कर लें कि इस कॉलम की वैल्यू, इस कॉलम का नाम बिल्कुल हमने सेम यही रखा हुआ है, सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे देखी कि दो कॉलम आपने पहले टेबल से सेलेक्ट कर लिए, दो कॉलम आपने जो है वो दूसरे टेबल से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आप इन दोनों को के रिकॉर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या काम करेंगे? फ्रॉम, अब यहाँ पे अपने पहले टेबल का नाम लिखेंगे। पहले टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन की क्यूरी या इनर ज्वाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिसका मकसद ये है कि दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, इनर ज्वाइन। अब आप दूसरे टेबल का नाम लिखेंगे, दूसरे टेबल का नाम क्या है? एग्जामिनेशन, ठीक है। दो टेबल आ गए, स्टूडेंट डिटेल ज्वाइन विथ एग्जामिनेशन। अब आपने कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन की बेस पे ज्वाइन करना है। सारे रिकॉर्ड तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, 2 जो हैं वो स्टूडेंट आईडी 1 के हैं, एक रिकॉर्ड आपके पास स्टूडेंट नंबर 1 का है। तो इस तरीके से स्टूडेंट नंबर 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और स्टूडेंट नंबर 3 का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, स्टूडेंट नंबर 5 का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिसका रिकॉर्ड दोनों टेबल में आ गया है, क्योंकि अलग अलग रिकॉर्ड तो इसमें मौजूद हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट डिटेल का यहाँ पे भी मौजूद है, एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड वो लिखा हुआ है, जो हम दोनों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अब आपने क्या काम करना है कि इनर ज्वाइन का मकसद यही है कि जो मैचिंग कंडीशन होगी वही डिस्प्ले की जाएगी। इसके अलावा भी ज्वाइन होते हैं हमारे पास, लेफ्ट ज्वाइन होता है, आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन भी है, आउटर ज्वाइन भी है, जिनकी कंडीशंस अलग होती हैं। फिलहाल हम इनर ज्वाइन इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी, क्या कंडीशन होगी? ऑन किस बेस पे दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या बेस होगी? हम आपके पास स्टूडेंट डिटेल्स डॉट। अब आपने क्योंकि एक प्राइमरी की और फॉरेन की बनाई थी, तो अब हमने वो दोनों कॉलम के नाम इस्तेमाल करने हैं। कॉलम नेम क्या है आपका? स्टूडेंट आईडी, आपने लिख दिया स्टूडेंट आईडी इक्वल टू कि इस कॉलम में जो स्टूडेंट आईडी है और इस कॉलम में जो स्टूडेंट आईडी है, वो दोनों जब बराबर होंगे तो तब आप जो है वो रिकॉर्ड को ज्वाइन कर दो। तो आपने दूसरे टेबल का नाम लिखा एग्जामिनेशन डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी नंबर 4 है, 2 यहाँ पे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इसके एग्जामिनेशन में, तो उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ज़रा हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो अब ज़रा देखिए आपके पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इनर ज्वाइन की बड़ी अच्छी बात यह है कि 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके एक व्यू बना दिया। अब ज़रा देखिए फर्स्ट नेम जो है कहाँ से आया जा रहा है? स्टूडेंट डिटेल से। यहाँ से उठा लिया फर्स्ट नेम स्टूडेंट नंबर 4 का, ठीक है। फर्स्ट नेम आ गया हमारे पास इस क्यूरी में, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट नेम दोबारा आ गया, रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हो गया? क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में आपके पास जो है वो 2 रिकॉर्ड अलग अलग थे, कंप्यूटर साइंस का था और इसका था, तो दोनों के साथ जो है वो नाम को ज्वाइन कर दिया गया। तो बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से हमने इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर दिया।
क्यूरी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे इसका व्यू नज़र आ रहा है, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये हमारे पास सिंपल तरीक़ाकार होता है कि आप टेबल को स्प्लिट करते हैं। टेबल को स्प्लिट क्यों करते हैं? तो इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो। तो यही अगर मैं 2 टेबल नहीं बनाता, स्टूडेंट डिटेल का टेबल बनाता, तो इसमें क्या होता कि मुझे मल्टीपल टाइम सुहेल मल्टीपल टाइम हो सकता है लिखना पड़ता। तो अगर किसी एक के नाम में कोई चेंजेस आती तो मुझे सब में करनी पड़ जाती, तो मेरे लिए मुश्किलात हो जाती है। अब क्यूरी जब आप चलाते हैं, ये तो जस्ट एक व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है, मगर डेटाबेस में रिकॉर्ड आपके पास अलग अलग है। तो अगर आप किसी में अपडेट करेंगे तो एक ही जगह आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने ज्वाइन करके देख लिया। स्प्लिट करने का मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन एक अलग डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, अभी हम मज़ीद 2 मैनिपुलेशन क्यूरीज DML की क्यूरीज डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने सेलेक्ट की क्यूरी भी डिस्कस कर ली और उसके अलावा हमने क्रिएट की और इंसर्ट की क्यूरी भी डिस्कस कर ली। अब हम डिलीट और अपडेट की क्यूरी भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 4 का सेक्शन की वैल्यू को C से D में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ या अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या काम करेंगे? आपने लिखा अपडेट, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सेट, आपके कॉलम का नाम आएगा। तो कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे मेरे केस में? सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेक्शन इक्वल टू, अब इसकी नई वैल्यूज़, क्योंकि अल्फ़ाबेट है तो इन्वर्टेड कोट्स में आएगी। अगर ये अल्फ़ाबेट नहीं होता तो आप डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू लिख सकते थे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन D। अब आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि किस कंडीशन की बेस पे आप वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम अपडेट करना है, तो मैं सिर्फ इसी की ही कंडीशन लिखूंगा। और इसकी कंडीशन मुझे कैसे पता चलेगी? या तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस्तेमाल करूं कि फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू फरीद एंड लास्ट नेम इज़ इक्वल टू खान, मगर हो सकता है इस नाम से और भी स्टूडेंट हो, तो हम स्टूडेंट ID को ही सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि यूनिक वैल्यू है। तो हमने क्या किया? स्टूडेंट ID इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने अब इस क्यूरी को रन करना है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। तो अब इस पे ओके कर दिया, स्टूडेंट टेबल में गए, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें कि वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट किया जा सकता है। आपने लेस देन 3 कर दिया या ग्रेटर देन 3 कर दिया, तो मतलब एक ही वक्त में आप मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। बड़ी अपडेट की क्यूरी बड़ी पावरफुल क्यूरी है। तो एक ही क्यूरी के ज़रिए आप पूरे के पूरे टेबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं डिलीट की क्यूरी को, कि किस तरीके से अगर इसमें से किसी भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नंबर 4 डिलीट करना है, तो क्या काम करेंगे? डिलीट फ्रॉम। अब टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम आया स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे वेयर की, वेयर। अब यहाँ पे वेयर का क्लॉज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेलेक्ट की क्यूरी की पढ़ते वक्त। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे यूनिक वैल्यू लेनी है तो मैं स्टूडेंट ID लूँगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट ID इज़ इक्वल टू 4। एक सिंपल सी क्यूरी है जिसके ज़रिए जो रिकॉर्ड नंबर 4 है वो डिलीट हो गया है। तो आप चाहें डिलीट की क्यूरी से सिर्फ एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें, तो आप जैसे ही वेयर का क्लॉज लिखेंगे, जो कंडीशन मैच होगी वो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अपडेट और डिलीट की क्यूरी हमने अब तक डिस्कस कर ली। अब हम जाते हैं कि स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करनी होंगी तो उसको किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, पूरे के पूरे कॉलम को, या नया कॉलम ऐड करना है, तो ये स्ट्रक्चर में चेंजेस है। वैल्यूज़ में चेंजेस करना, डेटा में चेंजेस करने के लिए हमने अपडेट और डिलीट की क्यूरी डिस्कस कर ली। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम क्विकली सिर्फ और सिर्फ क्यूरीज के सिंटेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि क्यूरीज को हम इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब तक हमें क्यूरीज समझ में आना शुरू हो गई हैं। अब अपना टाइम बचाने के लिए ज़रा जल्दी से सिर्फ और सिर्फ अल्टर टेबल की क्यूरीज के जो सिंटेक्स हैं हम उनको देख लेते हैं। अल्टर की क्यूरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्टर की क्यूरी के ज़रिए आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, कॉलम ऐड, तो उसके लिए आपके पास क्या तरीकाकार होगा। यहाँ पे मैंने 2 क्यूरीज लिखी हैं, एक मेरा जो है वो सिंटेक्स है और दूसरा उसकी क्यूरी की एग्जाम्पल है। सिंटेक्स में क्या बता रहा है कि सबसे पहले क्या आता है आपके पास? अल्टर टेबल, टेबल का नाम आता है। तो यहाँ पे मैंने टेबल के नाम में स्टूडेंट डिटेल लिख दिया। ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम मेरे पास केस में क्या था, मैं ईमेल का कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने ईमेल लिख दिया। डेटा टाइप में मैंने यहाँ पे वारचार और उसकी वैल्यू ली थी, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने क्रिएट टेबल पढ़ा था तो हमने वारचार के साथ इसकी वैल्यू लिखनी थी। तो यहाँ पे हमने इसके साथ वारचार की वैल्यू लिख यहाँ पे मेंशन कर दी।
इन द केस आपके पास यहाँ पे इंटीजर होता या कोई और होता तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ INT लिखना होता। तो इसके ज़रिए आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ड्रॉप कॉलम की क्यूरी क्या काम करती है? ड्रॉप कॉलम की क्यूरी के ज़रिए आप पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स दिखाता हूँ। क्या सिंटेक्स है इसका? अल्टर टेबल, आपके टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और फिर आपके कॉलम का नाम। फॉर एग्जांपल इसी ईमेल के ही कॉलम को अगर आपने वापस डिलीट करना है तो क्या काम करते हैं? अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या है? ईमेल। तो इसके ज़रिए आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। प्राइमरी की को भी ऐड किया जा सकता है अल्टर टेबल के ज़रिए। वैसे तो हम यूजुअली क्यूरी टेबल बनाते वक्त प्राइमरी की हम ऐड कर देते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें अल्टर टेबल की क्यूरीज़ को इस्तेमाल ना करना पड़े। हमारी पूरी कोशिश होती है कि टेबल का हम स्ट्रक्चर एक ही दफ़ा बनाएं और इसी को फॉलो करें, क्योंकि ये डेटाबेस की प्लानिंग है। तो डेटाबेस पहले ही प्लान करके बनाया जाता है। तो कोशिश की जाती है कि अल्टर की तमाम क्यूरीज़ को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि इसमें डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आने के चांसेस होते हैं। डेटा हमारे पास ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश तो की जाती है, मगर इन द केस हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करें? तो हम अल्टर की क्यूरी को इसीलिए सीख रहे हैं। अब प्राइमरी की आपने अगर फॉर एग्जांपल पहले नहीं बनाई तो क्या तरीक़ेकार है? अल्टर टेबल, आपके टेबल का नाम, मेरे एग्जांपल में टेबल का नाम पर्सन्स है तो मैंने पर्सन्स लिख दिया। ऐड प्राइमरी की और ब्रैकेट के अंदर आप अपने कॉलम का नाम मेंशन करोगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे कॉलम का नाम ID है तो मैंने यहाँ पे ID लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं? कंस्ट्रेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे यूनिक का एक कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए जा रहे हैं उसी ईमेल के ही कॉलम को। ईमेल का कॉलम अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हमने अभी उसकी क्यूरी पढ़ी है। अगर आप वो कॉलम बना चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब ज़रा इसकी क्यूरी भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स भी लिखा हुआ है और इसकी क्यूरी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। तो सिंटेक्स क्या कहता है? अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड है, ये आपको लाजमी लिखना होता है। उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम लिखना होता है। याद रखिए ये कॉलम का नाम नहीं है, ये कंस्ट्रेंट का नाम। तो तमाम कंस्ट्रेंट को वैसे नेमिंग भी की जाती है अल्टर टेबल की क्यूरी में, और ये MS एक्सेस का सिंटेक्स है। अगर आप किसी दूसरे टेबल के अंदर देखेंगे, किसी दूसरे SQL के वर्जन में देखेंगे, तो अल्टर की क्यूरीज में आपको कुछ माइनर चेंजेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐड कंस्ट्रेंट ईमेल यूनिक, ये आपके कंस्ट्रेंट का नाम है। फिर आपने यूनिक का कीवर्ड इस्तेमाल किया और ब्रैकेट के अंदर आपने कॉलम का नाम मेंशन कर दिया। तो इसके ज़रिए कि क्या होगा कि ईमेल के कॉलम के ऊपर यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। ये मेरे कॉलम का नाम है और ये मेरे कंस्ट्रेंट का नाम है। कंस्ट्रेंट का नाम कोई भी लिख देंगे, क्योंकि ये बेसिकली टेबल के स्ट्रक्चर में जो है वो विजिबल नहीं होता। टेबल के स्ट्रक्चर में बेसिकली कॉलम नेम ही विजिबल होता है। मॉडिफाई कॉलम, डेटा टाइप, अगर आप कॉलम की डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉलम बना दिया गलती से var4 का, और बाद में आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था या न्यूमेरिक डेटा टाइप बनानी थी, तो बहुत आसान तरीका है। क्यूरी आपको नज़र आ रही है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर अल्टर कॉलम नेम और डेटा टाइप। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हमने ऐड न्यू कॉलम की जो अल्टर की क्यूरी पढ़ी थी, तो उसमें भी हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी होती थी। अगर आपके पास var4 है तो आपको ब्रैकेट में आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से मॉडिफाई की कॉलम क्यूरी जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट की दो क्यूरी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट की, और इसके साथ ही हमारा जो SQL का बेसिक है वो हमारा कवर हो जाएगा। ड्रॉप टेबल की क्यूरी क्या काम करती है कि आपका पूरा का पूरा टेबल जो वो अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंगल पावरफुल क्यूरी है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो आप खाली ये 3 वर्ड कीवर्ड लिखने के साथ क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो पूरा का पूरा विद स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। अब ट्रंकेट की क्यूरी बिल्कुल इससे मिलती जुलती क्यूरी है, मगर इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। इन द केस आप टेबल की सारी वैल्यूज़ खाली करना चाहते हैं, डेटा खाली करना चाहते हैं, मगर आप स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं, आप स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना चाह रहे। तो ये तरीका है हमारे पास, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका टेबल के अंदर जो डेटा है वो रह जाएगा और आपका पूरा का टेबल का डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और आपके टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने SQL का तमाम बेसिक को कवर कर लिया, और इस तमाम वीडियो के अंदर थोड़ी सी लेंथी वीडियो ज़रूर है, मगर इसके अंदर हमने तमाम के तमाम SQL के तमाम जो बेसिक एक्सपेक्ट्स हैं या जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हमने उन तमाम चीज़ों को हमने कवर किया है, उनको हमने डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके रिप्लाई मैं आप तक पहुँचा दूँ। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।